ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा था तो इसमें जो वॉइस प्रॉब्लम वगैरह आ गई तो मेरा माइक जो है ऑफ ही रह गया और मैंने पूरी वीडियो बना दी थी। तो मैं इस वीडियो में जो भी टॉपिक चल रहे हैं मैं उनको यहाँ पे वॉइस ओवर करके बता दे रहा हूँ। तो अभी कुछ ही टाइम में ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसको थोड़ा सा कट करके अपनी सी जो वॉइस ओवर है वो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को देखें और चैनल को सपोर्ट करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि उस पर पड़ा हुआ है आपका यूट्यूब पे ही, रेडॉक्स का बेसिक। तो उसको जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स क्या होता है। तो वन बाय वन टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। जैसे कि हमने वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है KMnO4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो अंडरलाइन एलिमेंट है मैग्नीज Mn, और जैसे दूसरा मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे एक और भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे हो सकता है K2Cr2O7। ठीक है, तो K2Cr2O7 इन सभी में हमें क्या होता है कि अंडरलाइन एलिमेंट कर दिया जाएगा और इन अंडरलाइन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम और मैग्नीज, अब ये जो पोटेशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो मैं आगे बोर्ड पे कहीं पे भी लिख रहा हूँ जहाँ पे जैसे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 होती है, ऐसे लिथियम, सोडियम और हाइड्रोजन जो होता है इन सब के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उस पर -2 होता है। ठीक है, और सल्फेट और ऑक्सीजन के बाद अगर बात करोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है। इस तरीके से ये सारे जो चार्जेस वगैरह हैं वो मैंने बोर्ड पे कहीं लिख दिए हैं। वो जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है बेरिलियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे जो होते हैं इन पे +2 चार्ज होता है। तो ये सारे चार्जेस जो होते हैं वो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि किस पे कितना चार्जेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस मैंने वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने चार्जेस जो लिखे हुए हैं वो आपको दिखाई भी देंगे, बिकॉज थोड़ा सा मैंने कैमरा को यहाँ पे बेंट किया था या टर्न किया था। तो स्टार्ट करने वाले हैं। ये वॉइस प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई तो इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर करके रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। अब जैसे KMnO4 है तो मैग्नीज में ऑक्सीडेशन, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। पोटेशियम की तो फिक्स ही होती है +1, तो उस +1 को हमने 1 ही लिख दिया, तभी कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस मैग्नीज की हम क्या मान लेंगे x प्लस, अब क्या करेंगे ऑक्सीजन वहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ठीक है, तो -2 क्या है, कहाँ से है, वो फिक्स होता है जो कि मैंने बोर्ड पे वहाँ पे बताया। ठीक है, तो इस तरीके से -2 रख दिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो मैग्नीज पोटेशियम पर मैग्नेट है उसके ऊपर पूरे पे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिखा है। तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं लिखा होता है उसके इक्वल में 0 रख देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 + x + 4 -2 इंटू -2, तो ये जो आता है वो x = +7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। जैसे कि H2SO4 है, इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई। उसके बाद जो सेकंड लिखा हुआ है K2Cr2O7, इसमें क्या है कि 2 है, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो क्रोमियम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पोटेशियम को 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्रोमियम 2 है तो 2 एंड मल्टीप्लाई क्रोमियम की पता ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट तो x लिख देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई -2 = 0। 7 कहाँ से है, क्योंकि 7 वहाँ पे ऑक्सीजन है और -2 उसका ऑक्सीडेशन चार्ज ही होता है। तो ये सब जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 2x - 14 = 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे +6 आएगी, यानी K2Cr2O7 जो है वो हमारा होता है +6। ऐसे ही अब हम दूसरे यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनके ऊपर चार्ज वगैरह आ जाता है, चाहे माइनस का चार्ज आ जाए चाहे प्लस का चार्ज आ जाए, तो उनमें कैसे हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पे SO4 -2 दिया गया है जिसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सल्फर अंडरलाइन किया जाएगा, यहाँ पे मैग्नीज अंडरलाइन किया जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट को क्या मान लेंगे, x प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन मल्टीप्लाई विद -2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अब लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखे हमने कि -2 चार्ज दिया भी गया, तो वो जो -2 चार्ज उसके ऊपर लगा है वो हम इक्वल में रख देंगे। तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास x = +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज वाली चीजें होती हैं वो मैंने बता दी।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट को जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा अभी। उसके बाद इसमें बताया गया है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे पहचानते हैं। जैसे CuO प्लस H2 एंड रिएक्शन होने के बाद ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है, तो ये एक जनरल कोई रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जिनका थोबड़ा सेम लगता है, जैसे कॉपर एंड कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर से मैच कर देंगे और हाइड्रोजन को वाटर से मैच कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मैच करते हैं उसके बाद हमें देखना है कि किसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो चेंज हो जाता है कॉपर में, और जो हाइड्रोजन होता है वो चेंज हो जाता है वाटर में। तो इससे जाने पर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वहां पे हो गया रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ। ऐसे ही H2 से H2O बन गया, तो ये H2 से H2O बनने के लिए ऑक्सीजन जुड़ी है वहां पे, तो ऑक्सीजन के एडिशन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है, हमें ये तो पता लग गया है कि यहाँ पे CuO जो है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो CuO है जिसका रिडक्शन हुआ है, तो उसका रिडक्शन कर कौन रहा है, H2 कर रहा है। तो H2 एक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट, क्योंकि H2 एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है यहाँ पे। और जो CuO है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, और रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब होता है दूसरे का रिडक्शन करा दे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपली बताया गया है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, Fe2O3 प्लस 3CO से रिएक्शन होने पर बनेगा 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जिनका थोड़ा सेम होता है उनको मैच कर लेते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी किया है, थोड़े थोड़े वाले को मैच कर दिया। Fe2O3 से Fe बन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गई यहाँ से। ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे ही जो CO था वो उसमें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद CO2 बन गया, है ना। तो रिडक्शन हुआ किसका, Fe2O3 का हुआ। CO से CO2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई। ऑक्सीजन की जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वहां पे मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीडेशन हुआ है वो CO का, सो ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है वहां पे Fe2O3। ठीक है, so Fe2O3 is a oxidizing reagent and CO is a reducing reagent। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट को पहचानता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज वॉइस प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई थी। मैंने अपना माइक को ऑन नहीं किया और मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि आखिर इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, वॉइस ओवर करके ये चीज़ें हैंडल कर लेंगे। अब हम चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है, इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हाफ रिएक्शन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाफ रिएक्शन मेथड ही पढ़ेंगे। और इस हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो दी होती है उसको हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, Cr2O7 -2 चार्ज है उसके ऊपर, प्लस का आयरन दिया होगा, +2 उसके ऊपर चार्ज है। और ये जब रिएक्शन होती है तो ये आयरन +3 बन जाता है, और ये आयरन, ये क्रोमियम +3 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिएक्शन दी गई है हमें, और इस रिएक्शन को हमें हाफ रिएक्शन मेथड से लगाना है। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिख लो, और रिडक्शन जो हो रहा है उसको अलग लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो Cr2O7 - 2 है वो चेंज हो रहा है Cr+3 में। तो ये हम आधा पार्ट लिख लेंगे, और बाकी दूसरा पार्ट जो होता है वो Fe+2 से चेंज हो रहा है Fe में, तो वो हम अलग लिख लेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन को हमें हाफ हाफ कर लेना है। उसके बाद ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। तो Cr2O7 - 2 रिएक्शन Cr+2 एंड Fe+2 वाले को लिख देंगे Fe के साथ। तो इस तरीके से मैंने देखो रिएक्शन को आधा आधा कर दिया। तो हाफ हाफ करने के बाद बैलेंसिंग करने के मेथड को ही बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड।
अब क्या होता है कि इतना करने के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमें सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना है। एटम्स कौन से? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना है, और बाकी के जो एटम्स प्रेजेंट हैं, फिर चाहे कोई भी एटम प्रेजेंट हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ करके, उन सभी को बैलेंस करना होता है दोनों ही साइड में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो Cr2O7-2 है और दूसरे साइड में क्रोमियम है, तो एक तरफ क्रोमियम 2 है, एक तरफ क्रोमियम एक ही था, तो मैंने उधर वाली साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में क्या है कि आयरन +2 है, आयरन +3 है, लेकिन आयरन उधर भी एक ही है और दूसरी साइड में आयरन एक ही है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इन सभी ही एलिमेंट का जो भी ये हाफ हाफ रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शंस में, दोनों ही रिएक्शंस में हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए और जो भी आयरन वगैरह है उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Cr2O7-2 में Cr2 जो है वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाई गई है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड जो है वो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, पहले ही शुरुआत में वीडियो में बताया गया। तो जब यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2x + 7 × -2 करके, तो वो क्या आएगी? +6 आएगी। ठीक है, ऐसे ही जो क्रोमियम है दूसरी साइड में, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी मेंशन है। आयरन वालों में तो ऑलरेडी दी ही गई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज उनके ऊपर कितना है। ठीक है, चाहे प्लस का हो या माइनस का। नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड है, स्टेप थर्ड में क्या बताया गया है कि हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है दोनों ही साइड में। यानी क्रोमियम से क्रोमियम +3 बना है, तो क्या हो रहा होगा, या तो रिडक्शन हो रहा होगा या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो हम जब देखते हैं इस चीज को कि क्रोमियम अगर +6 था एक साइड में, तो दूसरी तरफ +3 था, तो +6 और +3 का मैच तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जो +6 था वो +3 कब बना होगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो अगर ये +6 वाला 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमियम +3 में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गेन हुए होंगे, तब ये क्रोमियम +3 बना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहां पे क्रोमियम 2 है और एक क्रोमियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं दोनों ही क्रोमियम की बात करूंगा, तो दोनों ही क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो क्रोमियम +6 में चेंज, +6 से +3 में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही 2 क्रोमियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाकी जो रिएक्शन होती है हम लिख देते हैं दोबारा नेक्स्ट स्टेप में कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइड में, जो Cr2O7-2 है +6 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, सो इट विल चेंज इनटू द 2 क्रोमियम +3। ठीक है, अच्छा जो सेकेंड पार्ट उसका दिया गया है आयरन वाला हिस्सा, उसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है। उसमें आयरन +2 से +3 बन रहा है। तो आयरन जो +2 है वो +3 कब बनेगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आयरन वाले से इलेक्ट्रॉन एक ही निकल रहा है, लेकिन उधर इलेक्ट्रॉन 6 यूज हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों साइड में जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो बराबर बराबर लेना देना करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी इक्वल और गेन भी इक्वल ही होंगे। तो हम इसीलिए क्या करेंगे कि आयरन वाली साइड में इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपना वही बैलेंस फॉर्म लिखेंगे, 6Fe+2 6Fe+3 +6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ से जो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं, आयनिक चार्ज को बैलेंस किया जाता है। सो ये जो फोर्थ स्टेप मैं मेंशन कर रहा हूँ बोर्ड पे, इसमें हमको क्या करना है? आयनिक चार्ज दोनों साइड में। तो इधर वाला जो प्लस वाला है, जो क्रोमियम वाला है, इसमें पहले हम देखेंगे क्रोमियम के ऊपर जो Cr2O7 है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये आयनिक चार्ज है। ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन है, सो -2 एंड इधर का -6 मिल करके कितना हो जाएगा? -8 चार्ज हो जाएगा। जैसा कि मैं बोर्ड पे अभी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे Cr2O7 -
2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है -8। दूसरी साइड में अगर हमने देखा तो 6 टू जा 3 टू जा 6 यानी टोटल 6 चार्ज ही हो रहा है। यानी एक साइड में माइनस का 6 चार्ज, एक साइड में माइनस का 8 चार्ज आ रहा है, एक साइड में प्लस का 6 आ रहा है। ऐसे आयरन वाली जो साइड है उधर हम देखेंगे तो 6 टू जा 12 प्लस का एंड 6 3 जा 18 प्लस का और माइनस का 6, तो ओवरऑल कितना हो गया 12। तो इधर वाले में क्या हो रहा है कि प्लस का 12 और प्लस का 12 एक को ला रहा है आयरन वाली साइड में, तो यहाँ पे हमें कुछ भी आयनिक बैलेंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऊपर वाली साइड में हमने देखा कि यहाँ पे एक साइड में माइनस का 8 चार्ज आ रहा है और एक साइड में आ रहा है प्लस का 6 चार्ज, तो ये बैलेंस तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, H प्लस में एसिडिक में हो रही है या बेसिक में। एसिडिक में होगी तो H प्लस जोड़ते हैं और बेसिक में हो रही है तो OH जोड़ते हैं। अब हमें H प्लस जोड़ करके ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। अब एक साइड में माइनस का 8 है, एक साइड में प्लस का 6 है, तो माइनस के 8 में अगर हमें जोड़नी कौन सी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू, बिकॉज प्लस का H प्लस आयंस जोड़ने हैं। सो H प्लस आयंस कौन सी साइड में जोड़े जाएं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो H प्लस आयंस उधर साइड में जोड़ेंगे जिधर हमें माइनस की साइड दी गई है। सो अगर माइनस के 8 में प्लस के 14 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 6 बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि प्लस 14 H प्लस जोड़ देना है। किधर साइड में जोड़ेंगे, जिधर चार्ज माइनस का है, तो माइनस के साइड में Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस लिख दूंगा मैं आगे जाके, ठीक है। Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस, बोर्ड में नहीं दिख रहा है अभी, बट मैं 14 H प्लस आगे लिख रहा हूँ। और ये सब जब हो जाता है तो ये क्या चेंज हो जाएगा, 2 क्रोमियम में चेंज हो जाता है, 2 क्रोमियम प्लस 3 एंड प्लस जितने H प्लस जोड़े हैं। अब हमने क्या करना है कि जो लास्ट स्टेप होता है हमारा 5वां स्टेप, उसमें जितने H प्लस जोड़े हैं आपने जिस साइड में, उसके दूसरी साइड में उतने H2O जोड़ देना है जिससे वो H प्लस बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो लास्ट वाले स्टेप में हम लोगों ने फोर्थ वाले में क्या ऐड किया था, H प्लस ऐड किया था, और इस H प्लस को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ा जाता है दूसरी साइड में। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी Cr2O7 -2 प्लस 14 H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 7 H2O, ठीक है। तो ये हमारी 7 H2O है ना दूसरी साइड में जुड़ गया, बिकॉज हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि हमारी जो बैलेंस इक्वेशन होती है ना, दोनों हाफ बैलेंस इक्वेशन, दोनों ही हाफ रिएक्शन जो बैलेंस हो चुकी हैं उनको लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया है कि क्रोमियम +2 वाली तो मैं ऑलरेडी लिख ही रहा हूँ, आयरन +3 वाली मैं लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, ठीक है। अब जोड़ने में क्या होता है कि जैसे 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, इस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट है, उस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी सब हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट वाली साइड रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट वाली साइड प्रोडक्ट की तरफ लिख लेनी है। तो जब हम ये इतना करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितना भी था, जैसे कि Cr2O7 -2 प्लस 6Fe+2 प्लस 14H प्लस भी है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है। दूसरी साइड में जाएंगे तो क्रोमियम +3 के 2 हैं, आयरन +3 6 है और प्लस 7H2 बचा है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसमें जो हाफ रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं, उन दोनों रिएक्शन को फिर हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिल जाती है, एक बैलेंस आयनिक इक्वेशन मिल जाती है। तो ये जो मेथड होता है जिसमें हम किसी रिएक्शन को हाफ हाफ करके बैलेंस करते हैं, तो उस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड बोला जाता है। तो इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप करिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। और दूसरा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इसी के साथ हमारे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।